अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। होप आप लोग बेहतर होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे द्वारा किए गए प्रयास एपेक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जो मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। आज की क्लास का मेन उद्देश्य है स्टूडेंट्स 11th क्लास के केमिस्ट्री के सिलेबस को एज मच एज पॉसिबल उसके इम्पोर्टेंस को बताते हुए डिटेल में आपको समझा देना कि क्यों 11वीं क्लास इम्पॉर्टेंट है। और मैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं जो ख़ास तौर पे ये मान कर चलते हैं 11th इज़ द रेस्ट ईयर। उनके लिए मैसेज देना चाहता हूं, इस सिलेबस को बढ़िया से समझ लेना और वो आज से खुद ही बोलेंगे 11th इज़ द बेस्ट ईयर फॉर स्टडी। पढ़ने के लिए 11th ही सबसे बेस्ट ईयर है। आइए समझते हैं कैसे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए आपका सिलेबस 11th का सिलेबस। ध्यान दीजिए 11th के सिलेबस में स्टूडेंट्स हम लोगों को कितना यूनिट पढ़ना है? 14 यूनिट पढ़ना है। टोटल 14 यूनिट पढ़ना है और हर यूनिट का अपना ही महत्व है। ये बेसिकली 14 यूनिट्स के नेम लिखे हैं। अब हर यूनिट में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का पूछा जाएगा, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो बात करते हैं पहला यूनिट 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर मैं मार्क्स का बात करूं, कितने मार्क्स के पूछेगा? ये 5 नंबर का पूछता है। इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण इसमें मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है और बेसिक केमिस्ट्री नॉलेज आपको पदार्थ के बारे में पढ़ना है, परमाणु के बारे में पढ़ना है, अणु के बारे में पढ़ना है, नियमों के बारे में पढ़ना है, कैसे रासायनिक संयोग होता है, कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, उन लॉ के बारे में पढ़ना है। और इसमें हमें कुछ विलयन के बारे में पढ़ना है, विलय विलायक, सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट सॉल्वेंट। ओवरऑल अगर सबसे कुछ महत्वपूर्ण है तो मोल कंसेप्ट। अपनी बात कर लें, काफ़ी डिटेल में आपको मोल कंसेप्ट पिछले 12 वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। तो कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। मोल कंसेप्ट का यूज़ आपको फिजिक्स में भी होता है, तो ध्यान देने का ज़रूरत है इस चैप्टर के ऊपर। ये आपको कितने मार्क्स दिलवा देगा? 5 नंबर दिलवा देगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर आपका स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, परमाणु की संरचना। तो अगर मैं रियलिटी का बात करूं तो मैं कह सकता हूं मोल कंसेप्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। टोटल केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन दिस चैप्टर। अगर ये चैप्टर आपको आ रहा है तो केमिस्ट्री का मैक्सिमम कंसेप्ट आप सीख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेकेंड ईयर में फिजिक्स में आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। उस मॉडर्न फिजिक्स में स्टूडेंट्स, उस मॉडर्न फिजिक्स में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के बारे में फिर से पढ़ना है और वो मॉडर्न फिजिक्स 22 नंबर का पूछता है। आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एजुकेशन नॉलेज जब आपको लेना है तो आप डिटेल में पढ़ने के लिए तैयार रहिए। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट वही बना पाता है जिसको डिटेल नॉलेज होती है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं एटम का। यानी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एटम के बारे में। इस एटम का फॉर्मेशन 3 फंडामेंटल पार्टिकल से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा हुआ है
फंडामेंटल पार्टिकल मौलिक कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। ये हमने बात किया फंडामेंटल पार्टिकल का। एटम कैसा होता है? एटम आपका गोल होता है। एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है? न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे कोई और नहीं, एक ही तो कण बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसे के सेल एल एम एन। ये सब हम लोग आपकी उम्मीद से ज़्यादा सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में परमाणु संरचना चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसका यूज़ सेकेंड ईयर में तो बहुत है। फिगर के माध्यम से भी हमने समझाया है। देखिए, ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन होगा प्लस, न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। पूरे एटम का भार इसी में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें एटम के मॉडल के बारे में थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और इम्पोर्टेंट बोर्स का मॉडल, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नो डाउट जितना इम्पोर्टेंट कह दें कम है इसके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणों में आवर्तता, जिसे आप पीरियोडिक टेबल के नाम से सुनते हैं। पहला सवाल आपके दिमाग में जा सकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी का हमें क्या जरूरत पड़ता है, क्या नीड है? भाई जरूरत पड़ा तभी ना उसका निर्माण हुआ। नेसेसिटी इज द नीड ऑफ इन्वेंशन। जरूरत होती है तभी तो नई नई चीजों का खोज होता है। तो क्या जरूरत हुआ? तो समझिए, शुरू में स्टूडेंट्स एलिमेंट्स का संख्या बहुत कम था, 5, 10, 15, 18, 20। तो उनके नेम्स को, उनके प्रॉपर्टीज को, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनके गुणों को बड़े आराम से याद रख लेते थे। पर समय के साथ साथ धीरे धीरे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ने लगी, तो ये बहुत कठिन हो गया कि कैसे उनके नाम को याद रखें, कैसे उनके प्रॉपर्टी को याद रखें, कैसे एटॉमिक मास को याद रखें। तो उस समस्या से बचने के लिए किसका निर्माण कर दिया गया? पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर दिया गया। और पीरियोडिक टेबल में आप देखिए, एलिमेंट्स को वर्टिकल लाइन यानी 1 से लेके 18 तक वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल कॉलम्स, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, यानी उदग्र स्तंभों में रखा गया है, जिसे ग्रुप कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन जिनका संख्या कितना है? 7 तक है। जिनका संख्या कितना है? 7 तक है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। यानी आवर्त सारणी में तत्वों को समान गुण वाले तत्वों को एक साथ, असमान गुण वाले तत्वों को अलग अलग ऐसे सजाया जाता है कि हमें ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट मिले, और पीरियड में तो हम एटॉमिक नंबर से आगे बढ़ते जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप है? 18, और पीरियड कितना है? 7। और आगे आपको इसमें पता चलेगा, ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक को पी ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक को डी ब्लॉक कहते हैं, और नीचे वाले को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक कहते हैं। यह है पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक,
थ्योरेटिकल चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, हाँ देखिए यूनिट 3 जो है आपका 4 मार्क्स का पूछता है। यूनिट 4 कितने मार्क्स का पूछेगा? 5 मार्क्स का पूछेगा। मार्क्स जरूरी है। यूनिट 4 5 मार्क्स का पूछेगा। रासायनिक आबंध और आणविक संरचना, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक आबंध और आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यों बॉन्ड बनता है, कितने प्रकार का बॉन्ड बनता है, आखिर बॉन्ड बनाने से क्या बेनिफिट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अगर ये चैप्टर आपको स्टूडेंट्स आ गया, अगर ये चैप्टर आपको बढ़िया से आ गया तो आप मान लीजिएगा आपका केमिस्ट्री आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स यूनिट 5 का बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। गैस एंड लिक्विड के बारे में हमें पढ़ना है। पदार्थ सॉलिड के रूप में है, लिक्विड के रूप में है, गैस के रूप में है। सॉलिड किसे कहेंगे? जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स है, जैसे बर्फ हो गया। लिक्विड किसे कहेंगे? जिसका वॉल्यूम है पर शेप नहीं है। गिलास में लेंगे तो गिलास का शेप हो जाएगा, कटोरी में लेंगे तो कटोरी का शेप हो जाएगा। गैस किसे कहेंगे? ना तो शेप है ना तो वॉल्यूम है, वातावरण में फैली हुई है। इसमें बॉयल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो, गे लुसेक, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला यूनिट है हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और जिसको दोनों सब्जेक्ट में पढ़ना है आप समझिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, आइसोकोहरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, गैस के द्वारा किए गए वर्क के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम आपको बोले ये मेरा एक लोहे का रॉड है, ये मेरा एक लोहे का रॉड है। अगर ये लोहे का रॉड है, अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो गर्म करने पर जो मेरा हीट है यहीं पर रुका तो नहीं रहेगा, उसका ट्रांसफ़र दूसरे एंड की तरफ होगा। इसमें पढ़ेंगे क्यों ट्रांसफ़र होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, किन नियमों के अंतर्गत ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स टेक प्लेस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी प्रकार बात करते हैं यूनिट 7 इक्विलिब्रियम। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। क्या इसका इम्पोर्टेंस है? आप पहले इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लीजिए। अगर हम इक्विलिब्रियम समझना चाहते हैं, मान लीजिए ये एक बर्तन है, इस बर्तन में हमने कह दिया कि इस बर्तन में वाटर को ले रखे हैं, ये हमारा वाटर है। अब हम क्या वर्क करते हैं स्टूडेंट्स? इस वाटर को हीट करते हैं। जो पढ़ने वाले हो यार पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ समझा दिए। इस बर्तन में पानी को गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो पानी का स्वभाव है किस में बदल जाएगा? वेपर में बदल जाएगा। यानी अभी तक हमने क्या किया? वाटर को हीट किया। हीट करने पे वाटर किस में बदल गया? हीट करने पे
ये मेरा वाटर किस में बदल गया? वेपर में बदल गया। अगर ये रिएक्शन आगे को हो रहा है तो अग्र बोल सकते हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पर बर्तन बंद है तो वेपर उड़ेगा तो नहीं, फिर से ये वेपर ठंडा होगा और पानी में गिरेगा। लगातार गर्म करते करते एक सिचुएशन आएगा, जितना वाटर वेपर में बदल रहा है मेरा, उतना ही वेपर स्टूडेंट किस में बदलने लगेगा? वाटर में। ये पीछे को हो रहा है इसलिए पश्च यानी बैकवर्ड रिएक्शन हुआ। तो इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसा सिचुएशन जिस पर जितना जल वाष्प में बदला है उतना ही वाष्प पुनः जल में बदल रही है, यानी अग्र अभिक्रिया का रेट किसका? फॉरवर्ड रिएक्शन का किसके बराबर हो जाए? रेट पश्च अभिक्रिया यानी बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर सही व्यक्ति पढ़ाए तो आनंद आ जाता है इस पे। आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 8 अगेन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर को मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट ईयर इज द बेस्ट ईयर। रिडॉक्स रिएक्शन 3 नंबर आपको देगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन कितना नंबर आपको एग्जाम में देगा? 3 नंबर। नाम से ही आंसर बना लो, रेड ऑक्स रिएक्शन। वैसा रिएक्शन देखो, ऐसे आप देख लीजिए, रेड यहां पे बता रहा है रिडक्शन को, ऑक्स यहां पे बता रहा है ऑक्सीडेशन को। वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन यानी अवकरण, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। वैसा विक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीकरण दोनों प्रक्रम, जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों प्रक्रम साथ साथ होता है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और एक और आपको वार्निंग दे दें, अपने मन से हिंदी अनुवाद मत कीजिएगा। रेड का हिंदी अनुवाद कुछ और हो जाएगा, ऑक्स का कुछ और हो जाएगा, तो अर्थ का अनर्थ बन सकता है। यहाँ क्या जानना है? रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो क्या बन गया? रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानेंगे, काफ़ी कुछ इसे भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं यूनिट 9 की तरफ। यूनिट 9 आपका हाइड्रोजन है, छोटा सा चैप्टर है, 3 मार्क्स का है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, हैवी वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, प्योर वाटर शुद्ध जल किसे कहते हैं, शुद्ध जल कैसे प्राप्त होता है, एसिड के बारे में, बेस के बारे में पढ़ेंगे। अगेन अच्छा चैप्टर है, कंपटीशन में पॉइंट टू पॉइंट पूछता है और मार्क्स आपको दिलाता है। यूनिट 10 एस ब्लॉक 5 नंबर का ये आपका चैप्टर है। यूनिट 10 आपका एस ब्लॉक कितने मार्क्स का चैप्टर है? 5 नंबर का। और अभी आपको बताए थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले को एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। बाय चांस किसी को याद रखना हो एस ब्लॉक एलिमेंट है क्या, बस एक बात याद रख लेना यार, वैसा एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा या एस ऑर्बिटल में जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। इनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, प्योर थ्योरी और इम्पॉर्टेंट अच्छा चैप्टर है। यूनिट 11 का बात करते हैं।
5 नंबर का ये आपका बोर्ड में पूछता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आपका। पी ब्लॉक एलिमेंट अभी आपको बताए थे कहाँ से कहाँ तक होता है स्टूडेंट, 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इसमें सॉलिड लिक्विड गैस लगभग सब सामान्यतः प्राप्त हो जाते हैं। ये आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, दोनों ही ईयर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें आपको। और अगर डेफिनेशन का बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट का, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? वैसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करता है, पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे पी ब्लॉक का कहते हैं। कहाँ से कहाँ है? 13 से 18 तक। फर्स्ट ईयर में कुछ ग्रुप के बारे में पढ़ना है, सेकेंड ईयर में कुछ ग्रुप के बारे में पढ़ना है। बेहतरीन और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपको। यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। आप जानते हो ऑर्गेनिक है तो हाइड्रोकार्बन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको पता है। वैसे यौगिक जो मुख्यतः सजीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसमें कार्बन मुख्य अवयव के रूप में उपस्थित होता है। सच कंपाउंड विच आर मेनली फाउंड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज एंड इन विच कार्बन इज प्रेजेंट एज अ मेन कंपोनेंट, वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। जनरल डेफिनेशन दिए हैं, बहुत गहराई में नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक से हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, साइक्लिक के बारे में, स्ट्रेट के बारे में। तो ये आपको कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है। 7 मार्क्स ये आपको दिलवाएगा आपके बिहार बोर्ड में या अदर बोर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 13 आपका हाइड्रोकार्बन है, 8 नंबर का है स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। तो आप समझ लीजिए हाइड्रोकार्बन, यार नाम में ही तो आंसर छुपा है। साइंस का यही तो खूबसूरती है, सबसे बड़ा साइंस का खूबसूरती है। नाम को 2 बार 3 बार बोलो, आंसर हाजिर। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन को बता रहा है, कार्बन यानी कार्बन को बता रहा है। वैसे एलिमेंट, जनरल डेफिनेशन, वैसे एलिमेंट जिसका फॉर्मेशन हाइड्रोजन और कार्बन से होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन मौजूद है। तो वो हमारा हाइड्रोकार्बन। सेकेंड ईयर में तो पूरा जम के ऑर्गेनिक पढ़ना है, यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू है स्टूडेंट्स। अब यूनिट 14 लास्ट यूनिट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण में रसायन के योगदान के बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण में रसायन का संबंध पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सामान्य ज्ञान से भर के रख देगा। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कितने मार्क्स का है स्टूडेंट? ये आपका 3 मार्क्स का है, यहाँ मैंने सर्कल कर दिया। अच्छा है। अब स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत लगता है आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में। लगातार मेरे बैचेस होते हैं सुबह से शाम तक, पर फिर भी आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। अंदर से फीलिंग आता है कि कुछ बेहतर किया जाए, सभी छात्र इसका लाभ ले पाएँ। और हाँ, अगर आप हमारी पढ़ाई गई बातों से सेटिस्फाई होते हैं, आपको बेहतर लगता है, कुछ आपका फीलिंग हो, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से या अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुद भी करो और फ्रेंड्स को भी बोलो। बाकी यही है, हर वीडियो की तरह एज ए टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक कुछ बेहतरीन लाइंस आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स
जैसा कि लिखा भी है, आज के युग में शिक्षा ही सब कुछ है। Nowadays in a modern era education is each and everything। आज के युग में शिक्षा ही सब कुछ है। इस मॉडर्न जमाने में बिना एजुकेशन के तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अशिक्षित व्यक्ति वर्तमान समय में अंधे के समान है। मान लो लाखों वस्तुएं पड़ी हुई हैं और तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, लाखों में से तुम 2 का ही आनंद ले पाए, बाकी का नहीं ले पाए, तो क्या आँख रहने का कोई यूज़ हुआ? यानी नॉलेज रहेगा तो जो भी इन्वायरमेंट में है, जो भी लाइफ में है, आप उसको बढ़िया से एंजॉय कीजिएगा। इसीलिए बोला जाता है आज के युग में शिक्षा ही सब कुछ है। अशिक्षित व्यक्ति वर्तमान समय में अंधे के समान है। Nowadays education is everything and nowadays without education a person is like a blind person। तो उम्मीद करते हैं आप लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को जो काफ़ी डिटेल में पढ़ा है एंजॉय किए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।